नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खालिस्तानी अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है और वो ऐसा कि वाक़ई में मोदी सरकार की किरकिरी हो गई है। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से जुड़े एक मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने शुक्रवार को मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को कबूल लिया है। अब क्या-क्या आरोप उस पर लगे थे? एक तो पहला मामला था मर्डर फॉर हायर का कि हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। उसके बाद हत्या की साजिश रचने यानी कि कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर फॉर हायर और तीसरा जो चार्ज था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था और इन तीनों दोषों को उसने स्वीकार कर लिया। और इस मामले में उन्हें अधिकतम 40 वर्ष की सजा हो सकती है। उनकी सजा सुनवाई अब 29 मई 2026 को तय की गई है। अमेरिकी कोर्ट ने क्या कहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बता देते हैं कि अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार वर्ष 2023 में निखिल गुप्ता ने एक भारतीय सरकारी कर्मचारी जिसका नाम विकास यादव बताया गया, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में कार्यरत था, उसके निर्देश में काम करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू की न्यूयॉर्क शहर में हत्या की साजिश रची गई थी। उस बात का कबूलनामा एक तरीके से निखिल गुप्ता ने किया है। पन्नू एक अमेरिकी नागरिक था जिसके पास डुअल सिटीजनशिप थी, अमेरिका और कनाडा की। और सिख फॉर जस्टिस से जो जुड़ा जो संगठन है, उसके उसका जो समर्थक कार्यकर्ता था। अमेरिकी एफबीआई ने इस साजिश को विफल कर दिया है और हत्या को रोक लगा दिया था। ये पूरा मामला है। और जो अमेरिकी अटॉर्नी जनरल हैं, अमेरिकी अटॉर्नी जे क्लैंटन ने कहा है कि निखिल गुप्ता ने अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची। वो सोचता था कि विदेश में रहकर वह अमेरिका में किसी को मार सकता है, लेकिन वह गलत था और अब न्याय का सामना करना करेगा। एफबीआई के सहायक निदेशक रोमन रोजाव्स्की ने कहा है कि ये ट्रांस नेशनल दमन का मामला है, जहां एक अमेरिकी नागरिक को सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए निशाना बनाया गया। तो अब इस पूरे केस का अब नतीजा क्या हो सकता है, उसका फॉल आउट क्या हो सकता है? और आपको बता दें कि विपक्ष के कुछ ट्वीट्स हैं जिसमें कि जैसे कि सागरिका घोष जो कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल एम्बैरेसमेंट है। और एक तरीके से और जो सागरिका घोष ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार जो एनकाउंटर की जो पूरी उसकी प्रक्रिया है, वो एनकाउंटर को गुजरात से लेके न्यूयॉर्क तक उसने आउटसोर्स कर दिया है। तो आज अब इस केस का फॉल आउट क्या होगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। राकेश अचल जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। और सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और मैं राकेश जी से शुरू करूंगी कि राकेश जी, सारी जो धुरंधरई थी, एक तरीके से धुरंधर बनने की जो हम कोशिश कर रहे थे, वो एक तरीके से और घर में घुस कर मारेंगे का जो एक नैरेटिव था, वो पूरा का पूरा धराशायी कर दिया अमेरिका की कोर्ट ने। धन्यवाद नीरज जी। देखिए, ये मामला धराशायी करने का नहीं है। मामला है कि भारत सरकार और या भारत के राजनयिक या भारत के जो तथाकथित हितैषी लोग हैं और जो आतंकवाद से निपटने के लिए अ, अलग तरीके के जो तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने भी गुजरात प्रस्तावना में गुजरात ब्रांड का नाम दिया, इस तरह की जो कोशिशें करते हैं वो दुनिया में हर देश एक दूसरे के देश में करता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि भारत सरकार के इशारे पर, कथित तौर पर, इशारा इसलिए कहूंगा कि विकास यादव का नाम बार बार आता है और वो विदेश मंत्रालय का एक कविता भी बताया जाता था। हालांकि सरकार ने मना कर दिया कि उसका नहीं है। फिर भी जो स्थिति है उसमें यह है कि सरकार की जो योजना थी, जो रणनीति रणनीति थी, उसकी पोल खुली और जिसको उन्होंने अपना शुभचिंतक मान के जिसको सुपारी दी $1 लाख में पन्नू को निपटाने की, उसने आखिर में जाकर के तीनों आरोप जो उस पर लगाए गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग का, हत्या की साजिश का, सुपारी लेने का, तीनों को उसने तस्लीम कर दिया। तब इसमें उसको तो जो सजा मिलनी है वो मिलेगी, वो अपनी जगह है। लेकिन इस एक्सपोजर से दुनिया में जो हिंदुस्तान की नाक कटी है वो बड़ी क्या कहते हैं काबिले गौर है। वजह यह है कि देखिए, एक तरफ तो हम हिंदुस्तान में बात करते हैं कि हम बड़ी लोकतांत्रिक देश हैं, लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ हम अपने प्रतिरोध में आवाज उठाने वाला, चाहे वो अमेरिका का नागरिक हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो लद्दाख का रहने वाला सोनम वांगचुक हो, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते।
और बर्दाश्त भी ऐसा कि हम उसे साफ करवा देना चाहते हैं। तो ये जो एक फासीवादी मनोवृत्ति है, ये दुनिया में उजागर हो गई है, और इससे भारत की जो प्रतिष्ठा थी, नैतिकता की और मानवीय मूल्यों की, उस पर बहुत बड़ा दाग लगा है। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी से भारत सरकार मुक्त हो सकती है, क्योंकि जब भी देखिए, अभी जो विकास यादव है फरार है, भूमिगत है, भगवान जाने कहाँ है वो, उसको वापस तो मांगेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की जो पुलिस है वो इतने आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। दोनों दो देशों के बीच में प्रत्यर्पण की संधि है, तो उन्हें कहीं ना कहीं से तो विकास यादव को उन्हें ढूंढ के देना पड़ेगा। विकास यादव कोई अडानी नहीं जिनके पीछे बहुत बड़ी वकीलों की फौज खड़ी हो या पूरी सरकार सरकार खड़ी हो जाए। तो विकास यादव अगर जाता है और वो भी सारे आरोपों को कबूल कर लेता है निखिल गुप्ता की तरह, तो फिर तो आप ये समझो कि भारत कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और उससे ये जाहिर हो जाएगा कि हम विदेश नीति पर तो चलना जानते ही नहीं, हमें कूटनीति करना भी नहीं आती, और हम साम दाम दंड भेद की नीति के विश्व गुरु बनने का दावा करते, लेकिन आता हमें कुछ नहीं, हम हर चीज में फेल हो जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की खबर के बाद निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की छवि को, उनकी सरकार की छवि को एक नया बट्टा लग गया। जी। सिद्धार्थ, आप इस पूरे डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं, और ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है अपने आप में? और आज जो लोग ये कह रहे थे कि देखिए भाई हम घर में घुस के मार देते हैं, आज तो फेडरल कोर्ट ने ये बता दिया कि आपकी ये पॉलिसी बिल्कुल चलेगी नहीं। तो इसको मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनली भी इसको थोड़ा एनालाइज किया जाए, और इसका असर बाकी देशों पर क्या पड़ेगा। जी। देखिए, महाभारत और रामायण काल में भी स्वाभाविक है कि उस काल में भी ये दिखता था कि दो अगर एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी होते हैं, दो लोग रहते हैं, तो एक दूसरे की जासूसी करते हैं। तो जासूसी करना बहुत पुरानी प्रथा है, बहुत ऐतिहासिक भी है। उसके बारे में दंत कथाएं भी हैं। तो जासूसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत प्राचीन चीज है। लेकिन होता यह है कि किसी भी सरकार के लिए जासूसी जैसा गंभीर काम करने के लिए अगर जेम्स बॉन्ड जैसा फिल्मी तरीका निकालेगा, तो वो अब जब नहीं चलता है तो सरकार दबाव में आ जाती है। जेम्स बॉन्ड गिरी नहीं चलती है। जासूसी ऐसी चीज है जिसमें कि आपको करना होता है और पता भी नहीं लगना होता है। जेम्स बॉन्ड जो जासूसी करता है वो दुनिया के सामने दिखा के करता है। तो जेम्स बॉन्ड जैसा फिल्मी तरीके से आप अगर जासूसी करेंगे तो हो ना हो, गाहे बगाहे, समय बेसमय आने वाले समय में एक सरकार जो है जिसने उस तरह की जासूसी की है, जेम्स बॉन्ड गिरी की है, वो दबाव में आ जाती है। और जैसे ही सरकार दबाव में आती है, देश भी बदनाम होने लगता है। और जब देश बदनाम होता है तो बहुत सारे नागरिक भी उसमें फंसने लग जाते हैं। ये पूरा मामला हुआ क्या है? एक भारतीय नागरिक को अमेरिका उठा लेता है। उठाया कहाँ से? यूरोप से। एक हिंदुस्तान का नागरिक था, निखिल गुप्ता जी करके, किसी काम से यूरोप गया हुआ था। अमेरिका वाले यूरोप से उसको उठा लिए। जैसे इन्होंने मादुरो को वेनेजुएला में अपने घर से उठाया, वैसे एक हिंदुस्तानी नागरिक को यूरोप से उठा लिया। उठा के लेके चले गए अमेरिका। और अमेरिका में उसके ऊपर एक केस चलता है। तो वो आदमी, और ये केस अमेरिका क्या चलाता है वहां पर, अमेरिका में जो अमेरिकी सरकार जो केस चलाती है, वो केस क्या चलाती है इस भारतीय नागरिक पर? केस ये चलाती है कि वो आदमी जिसको पकड़ा गया है, गुप्ता जी नाम का, वो आदमी भारत सरकार के किसी कर्मचारी के कहने पर अमेरिकी नागरिक को मारने की सुपारी दिया है। पहले तो ये केस चलाती है। और आज बहुत आश्चर्य होता है कि उस केस में वो व्यक्ति खुद ही हाथ जोड़ के मान लेता है कि हाँ, सारी गलती मैंने की है। अक्सर होता यह है कि कभी भी किसी के ऊपर केस होता है तो वो अपना वकील रखता है और केस लड़ता है। अगर गलती भी है उसने की है तो कम से कम केस लड़ने में होता यह है कि 2-4 साल जाता है उसमें। यहाँ पर केस शुरू हुआ और शुरुआत में ही पहले दिन वो आदमी हाथ जोड़ के बोल दिया कि हाँ, आपने सब, अमेरिकी सरकार ने मेरे ऊपर जो जो आरोप लगाए वो सब सच है, मैंने गलती कबूल कर ली। मतलब एक तरह से उसने कबूलनामा कर दिया। वो जो मतलब वो लड़ा नहीं। इसका मतलब आप समझिए कि उस व्यक्ति के ऊपर अमेरिकी सरकार का इतना ज्यादा दबाव है कि वो कानूनी रूप से वो केस लड़ सकता है, 2-4 साल उसको खींच सकता है, लेकिन 2 घंटे के लिए भी उसको खींचने नहीं दिया गया और उसने मान लिया। इसका मतलब अब आजकल में अगले सुनवाई जब भी होगी उसको सजा हो जाएगी। अब वो सजा 2 साल की हो या 20 साल की हो या 200 साल की हो, अलग बात है। तो ये फंस गया इस पर। और मैं जो पढ़ रही थी उसमें यह है कि इसको 40 साल की सजा इसमें हो सकती है। वही कह रहा हूं, 40 साल की हो या 4 साल की हो। तो मेरा ये कहना है कि जब वो पकड़ा गया था और उसको अमेरिका में अमेरिकी कोर्ट में हाजिर किया, तो उसके पास तो वकील भी कर सकता था। वकील करके केस लड़ता तो 2-4 साल चलता। यहां पर तो पहले हियरिंग में ही
उसने कहा कि हमको वकील नहीं चाहिए, जो जो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया वो सब सच है। उसने जुर्म कबूल कर लिया। इसका मतलब तो सजा तुरंत शुरू हो जाएगी उसकी। इसका मतलब ये सोचिए कि एक हिंदुस्तानी नागरिक जो यूरोप घूमने गया था, उसको अमेरिका ने उठा लिया। अमेरिका उस पर इतना दबाव लगा रहा है कि वो बिना किसी आरोप के सिद्ध हुए खुद ही बोल रहा है कि हाँ मैंने गलती कर ली, और वो मान रहा है सजा हमको दे दीजिए। अब ये तो हो गया। और आज स्थिति ये है कि भारत सरकार, इसके कारण हुआ क्या है कि आज सरकार, स्थिति ये आ गई है कि भारत सरकार अपने नागरिक को यूरोप तक में सुरक्षित नहीं रख पा रही है। ऊपर से सरकारी न कर्मचारी, जहां पर जिस केस में इसका नाम लिया गया और जिसने ये माफी मांग मतलब कबूलनामा कर लिया, उस केस में ये भी लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जो है ये किसी भारत के सरकारी कर्मचारी के कहने पर वो काम कर रहा था। तो आज ऐसी स्थिति आ गई है कि एक तो न तो भारत अपने नागरिकों को यूरोप में सुरक्षित रख पा रहा है, ऊपर से सरकार के कर्मचारी का नाम एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ जाता है। एफबीआई का एक मोस्ट वांटेड लिस्ट होता है, उसमें भी वो भारत सरकार के नए कर्मचारी जो पकड़ाया नहीं है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये मास्टरमाइंड है, उसका नाम आ गया है, उसका फोटो आ गया है, उसका उम्र आ गया है, उसका हाइट आ गया है, उसके आंख का रंग आ गया है, उसके जैकेट का रंग आ गया, फोटो के साथ मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया है। अब मुझे बताइए कि अगर अमेरिका अदानी जैसे इस एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में जिसका नाम है, उसको भी भारत सरकार से मांगना शुरू करे। हमें पता है अदानी के मामले में उन्होंने किया था, अदानी के ऊपर अमेरिका में केस किया और भारत सरकार को कहा कि ये नोटिस उसको दीजिए। अब भारत सरकार बगले झांकने लगी कि दे तो कैसे दे, नहीं दे तो कैसे दे। तो अगर मान लीजिए जिसका नाम इन्होंने एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा है, उसको भी भारत सरकार से मांग ले, तो भारत सरकार क्या करेगी? अगर सरकार अपने कर्मचारी को अमेरिका में दे देगी कि ठीक है भैया तुम मांग रहे हो हम दे देते हैं, तब तो अमेरिका में उसको सीधे जाकर सूली पर टांग दिया जाएगा। सोचिए, आप अगर अपने नागरिक को दे देते हैं तो अमेरिका आपके नागरिक को सूली पर चढ़ा देता है। अब दूसरी तरफ आप अगर नहीं देते, अडानी के जैसे कहते हैं कि नहीं नहीं हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब झूठ है, तो अगर आप उसको नहीं देते तो आने वाले समय में तो ट्रंप और भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा। जिस तरह से हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर में दबाव बनाया, ट्रेड डील में दबाव बनाया, वो दबाव ऐसा बनते बनते यहाँ तक आ गया कि मवेशी के चारे से लेकर रूस के तेल तक सब कुछ हम अमेरिका पर निर्भर हो गए हैं। तो होता यह है मोटा मोटी नीलू जी, जैसे आपने शुरुआत में कहा, धुरंधर जैसी फिल्में ना देखने में बहुत मजेदार लगती हैं, बढ़िया होती हैं, पर उस फिल्म जैसे सरकार की नीतियां अगर होंगी तो पूरा देश विदेशी सरकार के दबाव में आ जाता है। क्योंकि ये जो केस है इसमें अमेरिकी कोर्ट का कहना है, बहुत आश्चर्यजनक है। इस मामले में अमेरिकी कोर्ट का कहना है कि जो दोषी पाया गया, क्या कहते हैं, गुप्ता जी, वो तो हिंदुस्तानी नागरिक है ही, और वो एक ऐसे हिंदुस्तानी नागरिक के लिए काम कर रहा था जो भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के विदेशी जासूस विभाग रॉ का कर्मचारी है। मतलब उस केस में इन्होंने केवल निखिल गुप्ता को नहीं फंसाया है, निखिल गुप्ता का हैंडलर मास्टरमाइंड करके किसी एक एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में एक और हिंदुस्तानी का नाम दिया है, उसके ऊपर उसको लिख दिया है कि वो भारत के रॉ के लिए काम करता है, उसके ऊपर लिख दिया है कि ये रॉ जो है भारत का विदेशी जासूसी विभाग है, ऊपर से लिख दिया है कि ये भारत का कैबिनेट सेक्रेटेरिएट चलाता है। भारत का कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कौन चलाता है पता है? भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय चलाता है। अब सोचिए अमेरिका आपके ऊपर किस तरह का दबाव बना रहा है। ये सीधे सीधे अमेरिका आपको एक, ये मेरे ख्याल से भाजपा की हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। अब अगले कदम पे इस आदमी को तो इन्होंने कल परसों में जेल कर देंगे, वो 4 साल का करें या 40 साल का करें। अगले कदम पर वो कहेंगे कि इसका जो मास्टरमाइंड है जिसका नाम हमने डाल दिया है उसको दीजिए, अब उसको दीजिए, क्योंकि उसका नाम भी एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। हमारे अनुसार वो भारत सरकार का कर्मचारी है। अब भारत सरकार उसके बाद क्या करेगी कि हाँ मेरा कर्मचारी है करके दे देगी, दे देंगे तब तो अगले दिन उसको भी ले जाके सूली पर टांग देगा अमेरिका। आप अगर कहेंगे हम नहीं देंगे, तो हमको पता है कि अदानी के मामले में, किसी मामले में ट्रंप साहब की बात आप नहीं मानते हैं, तो ट्रंप साहब किस तरह का आपके ऊपर दबाव ले आते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के समय सीज फायर का दबाव हो या ट्रेड डील में लिखवा लेना है कि हम रूसी तेल नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार, मेरे ख्याल से इस तरह की जेम्स बॉन्ड गिरी करने के चक्कर में बुरी तरह से फंस गई है, आगे कुआं और पीछे खाई है, ऐसा मेरा मानना है। नीलू जी बिल्कुल। अब बाकी देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा आपको लगता है राकेश जी? जैसे कि कनाडा का भी देश है, वहां पे निजर का मामला वहां भी चल रहा था। क्या अब इस केस को देख के क्या वहां के केसेस भी और खोले जाएंगे? उसको क्या कोर्ट किया जा सकता है कि भाई जब अमेरिका का कोर्ट कर सकता है तो फिर हम लोग भी कर सकते हैं? तो चारों तरफ ये मुसीबत क्या हो सकती है भारत के लिए?
नीलू जी, देखिए, इस घटना के बाद से और ये जो न्यायिक प्रक्रिया में मामला उलझा है, इसके बाद से एक बात साफ हो गई है कि जो हमारे दुनिया के दूसरे देश हैं, जो पहले हमारे मित्र होते थे, अब मित्र नहीं रहे। कनाडा की खासतौर पे आपने भी बात करी, वहाँ भारत के तमाम गुर्गे, जिनमें बिश्नोई गैंग का नाम बार बार आता है, हमारे भारत के जो लोग वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, उन पर वहाँ भी गोलियां चला रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं दिन दहाड़े। तो ये सब मामले भी अब और ज्यादा गंभीरता से वहाँ की सरकारें लेंगी, क्योंकि अमेरिका और कनाडा में देखिए हमारे यहाँ जैसा काम नहीं है। मैं तो दोनों देशों में गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ तारीख पे तारीख का मामला नहीं चलता है, वहाँ बहुत फास्ट चलता है। पुलिस हमारे यहाँ जैसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करती कि जल्दी बल्दी करके 90 दिन में चार्जशीट फाइल करना है। वहाँ बहुत पुख्ता ढंग से काम होता है। और जैसा कि अभी सिद्धार्थ ने कहा, एक निश्चित तौर पर तो उसको जो विकास यादव है, उसकी मांग अमेरिका की पुलिस करेगी, अमेरिका की न्यायालय करेगी। और अगर विकास यादव हत्थे लग गया अमेरिका सरकार के, तो आप समझिए कि इस मामले की जो परतें खुलेंगी वो हमारे ऊपर तक जाएंगी, जो बदनामी का बायस बनेगी। दूसरा है, अब ऐसे ही ठीक मिलता जुलता मामला, ये तो आपराधिक मामला हो गया। हमने एक राजनीतिक शरण दे रखी है बगल में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को। वहां नई सरकार बन गई है, उसने भी सरकार में शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। और तारिक जो नए वहां के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तारिक रहमान, उन्होंने भी ये मांग कर दी कि हमें हमारे अभियुक्त को दीजिए। क्योंकि देखिए वहां भी जिस ढंग से राजनीति चल रही है, उस राजनीति से हिंदुस्तान के जो हमारे विदेश नीति के कर्ता धर्ता है या नीति नियंता है, वो निपट नहीं पाए ढंग से। 2 साल का टाइम मिला, लेकिन उन्होंने इस मामले को सुलझा नहीं पाए। समय रहते जो जो गलती विकास यादव के मामले में की है, और वही गलती वो शेख हसीना के मामले में कर रहे हैं। तो विदेश नीति के मोर्चे पर और कूटनीति के मोर्चे को, दोनों को आप अगर साझा करके देखें, तो ना हम कनाडा में कामयाब है, ना हम अमेरिका में कामयाब है, ना हम बांग्लादेश में कामयाब है। और हमारी छवि ये बिगड़ रही है कि जिस तरह से अमेरिका अपने एक नागरिक के लिए, अब पन्नू साहब कोई वहाँ पैदाइश तो है, भारतीय नागरिक थे वो, लेकिन उन्हें नागरिकता मिल गई, तो वो उसके स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और जान माल की सुरक्षा, तीनों के लिए इतनी मुस्तैदी से लड़ रहा है। और हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गिरफ्तार कर ले कोई। सैकड़ों हिंदुस्तानी ये जो अवैध प्रवास के चक्कर में अमेरिका और कनाडा की जेलों में पड़े हैं, लेकिन भारत की सरकार ने कभी उनकी सुध नहीं की। तो जहां तक निखिल गुप्ता का सवाल है, अगर इसे भी अडानी की तरह संरक्षण भारत की सरकार देती, परोक्ष रूप से उसको मदद करती, वकील दिलवाती, कुछ और मदद करती, तो हो सकता है कि वो ये कमिट नहीं करता, वो नहीं मानता कि उस पर जो आरोप लगाए गए वो सही है। लेकिन वो चूंकि असहाय छोड़ दिया गया, तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। और उसने हाथ खड़े कर दिए, तो अब सरकार के पास बचाव की कोई गुंजाइश नहीं रही है। आज नहीं तो कल इन्हें विकास यादव को ढूंढ कर रहना पड़ेगा, नहीं तो जैसे वो निखिल गुप्ता को यूरोप से उठा लाए, इन्हें पता भी नहीं चलेगा, रातों रात वो विकास यादव को भी ढूंढ लेंगे और ले जाएंगे। अगर ये स्थिति बनती है, तो भारत के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होगी। तो अब ये बहुत गंभीर मामला है, इसमें सरकार में बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उन्हें कैसे निपटना है ये वो तय करें। लेकिन हम और आपकी चिंता ये जरूर है कि इससे भारत की छवि कूटनीति के मामले में बहुत ज्यादा बदनाम हो रही है। और हम तो चाणक्य कहे जाते थे, कि हमारे चाणक्य आजकल कहीं देख नहीं रहे इस मामले में। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, विदेश मंत्रालय की तरफ से निखिल गुप्ता की खबर को आए हुए 48 घंटे हुए, आज तक एक शब्द नहीं कहा, खंडन नहीं किया, प्रतिवाद नहीं किया। तो इससे मालूम है कि पड़ता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जैसे एपस्टीन फाइल में पुलिस आपकी दाढ़ी में 4 तिनके निकल आए, ऐसे ही हो सकता है ये पन्नू वाले मामले में भी कोई ना कोई अमेरिका के हत्थे लग जाए। तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। जी सिद्धार्थ, अब क्या कहा जाए अंत में, मतलब जो ये पूरा केस है, ये अब आपको लग रहा है कि विदेश मंत्रालय इसमें क्या कहेगा क्या? अब तो मैनहट्टन की कोर्ट में अगर कबूलनामा उसने कर लिया है, तो बचाव कैसे करेगी सरकार अपना इसमें? जी, राकेश जी ने, अचल जी ने अभी कहा कि सरकार में बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। तो प्रबुद्ध लोग जो बैठते हैं वो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। दुर्भाग्य है कि भाजपा ने पिछले 10 साल में बुद्धि का इस्तेमाल कम किया है, प्रचार और फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल ज्यादा किया है। ये ट्विटर के इस्तेमाल करने में, अपनी छवि बनाने में इतना समय बिता दिए
कि कुछ चीजें बिल्कुल असलियत में इनके सामने हो रही थी, इन्होंने नहीं देखा। हम लोग सब जानते हैं, बहुत कहते हैं कि अमेरिका में बहुत सारे भारतीय हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी उषा वांस हिंदुस्तानी है, अमेरिका के क्या कहते हैं, तुलसी गबार्ड नाम की एक बहुत बड़ी महिला है, वो हिंदुस्तानी है। कुछ लोग तो उनका संघ तक से संबंध जोड़ देते हैं। विवेक रामास्वामी है। मैं आपको 3 हिंदुस्तानियों का नाम बताता हूँ। 3 हिंदुस्तानी ऐसे हैं, पिछले आप 1 साल में देखिए, ट्रंप और भारत के बीच में जो भी चीजें हुई हैं, वो 2 ही कागजों के आधार पर हुई हैं। पहला कागज वो था कि 13 फरवरी 2025 को जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के व्हाइट हाउस में गए और बाहर निकलते समय एक जॉइंट स्टेटमेंट पे हस्ताक्षर हुए, वो हस्ताक्षर पर जो जो चीजें हुई है आज तक वो ट्रेड डील में वही चीज हो रही है, दूसरी कुछ भी नहीं हो रही है, घुमा फिरा के वहीं आ रहा है। एक चीज, एक डॉक्यूमेंट। और दूसरा डॉक्यूमेंट 25 नवंबर को इस साल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी निकाली और उसको अमेरिका में सार्वजनिक किया। ये दोनों दस्तावेज व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर सार्वजनिक है। उसमें भी भारत के बारे में उन्होंने कुछ बातें बोली है कि हमें भारत से क्या अपेक्षाएं हैं। अभी तक ट्रंप साहब जो भी भारत के साथ कर रहे हैं वो भी उसी डॉक्यूमेंट के अनुसार कर रहे हैं। और ये जो 2 डॉक्यूमेंट बने हैं, ये डॉक्यूमेंट, दोनों ही डॉक्यूमेंट बनाने में 3 हिंदुस्तानियों का नाम है जो कि कॉमन आ रहा है। एक का नाम है रिकी गिल साहब। ये रिकी गिल साहब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं। अभी कुछ दिन पहले याद होगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर करवाने के लिए ट्रंप साहब ने अचानक उनके ऑफिस में एक दिन जाके उनको माला पहना के कुछ बहुत बड़ा पुरस्कार दे दिया था। ये रिकी गिल साहब है, हिंदुस्तानी है। ये ट्रंप साहब के लिए काम कर रहे हैं और ट्रंप साहब के लिए व्हाइट हाउस का ज्वाइंट डिक्लेरेशन में भी उनका उनका योगदान रहता है और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भी योगदान रहता है, क्योंकि वो खुद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। दूसरा है पॉल कपूर नाम के आदमी। ये हैं विदेश मंत्रालय परिषद के ट्रंप साहब के टीम में। ये भी उन दोनों कागज बनाने में थे। और तीसरे तो हैं काश पटेल साहब। सबको पता है भाजपा बहुत उनका नारा गाई थी कि उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख के कसम खा ली थी करके। वो एफबीआई के डायरेक्टर हैं। आज जिसको जेल किया है ना गुप्ता जी को, उसी इसी एफबीआई ने किया है। तो जिनका ये नाम ले रहे थे कि गीता पर का कसम खाए हैं उन्होंने, तो इनके नागरिक को, निखिल गुप्ता को कहीं यूरोप से उठा के जेल में कर दिया। तो इन तीनों ने मिलकर ना बीजेपी का बढ़िया से एक्सरे कर दिया। इन तीनों ने ट्रंप साहब को बता दिया कि भाजपा जो है, ये पूरी की पूरी सरकार जो है, ये नारों की सरकार है। इनके नारे अगर निपटा दो तो भाजपा अपने आप निपट जाती है। तो ट्रंप साहब ने 3 नारे निपटाए हैं। कैसे बताते हैं? सबसे पहले सीज फायर में जब ट्रंप साहब घुसे और सीज फायर घोषित कर दिया, उसके बाद से देखिए बीजेपी अब विश्वगुरु का नारा भूल गई है। विश्वगुरु का नारा निपट दिया। एक ट्रंप साहब के सीज फायर में घुस के जबरदस्ती घुसने से उसके बाद से पूरा भाजपा का इकोसिस्टम अपने विश्वगुरु का नारा भूल गया। दूसरा, एप्स्टीन फाइल में पुरी जी का नाम जब से आया है तब से भाजपा का कोई भी आदमी चाल, चरित्र, चेहरा, संस्कृति, ये सब नारे छूट गए। मतलब वो ना, एप्स्टीन फाइल ने पूरा का पूरा भाजपा की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है ना, पूरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बिना चबाए हुए निकल गए। एप्स्टीन फाइल में निकला दिया इन्होंने। और तीसरा, ये गुप्ता जी की जो सजा हो गई है ना, इसके बाद कहीं पर भी ये घर में घुस के मारेंगे वाला नारा देंगे नहीं, क्योंकि घर में घुस के वो आप क्या मारेंगे? आपके घर में घुस के किसी को उठा के उसने वहां पर सूली पर टांग दिया है। तो मेरे ख्याल से ये 3 हिंदुस्तानी हैं, रिकी गिल साहब, पॉल कपूर साहब और काश पटेल साहब। इन तीनों पर भारत सरकार को, जिस समय ये ट्रंप के सरकार में आए थे, उसी समय इनके साथ इनकी दोस्ती उस्ती कर लेनी चाहिए थी। ये ज्यादा इधर उधर रह गए, ये फेसबुक पर अपने आप को दिखाने में रह गए। उन लोगों से दोस्ती कर लेते तो वो ट्रंप साहब को बीजेपी का एक्सरे करके नहीं बताते कि इनके नारे निपटाने का क्या तरीका है। मेरे ख्याल से ये 3 लोग मिलकर ना 3 नारों को निपटा चुके हैं। और ट्रंप साहब अब कहीं चौथा नारा ना, अब भाजपा को मेरा एक छोटा सा एक राय है कि जल्दी नारा वारा मत बनाइए, क्योंकि वो लोग ना आपके नारे पर ही ज्यादा ध्यान रखे हुए। जैसे ही आप नारा बनाते हैं, नारा निपटा योजना वो बना देते हैं। जी, राकेश जी, अंत में क्या कहेंगे सर? सिद्धार्थ का ये कहना है कि नारा निपटाओ योजना तैयार रहती है डोनाल्ड ट्रंप की, और ये निखिल गुप्ता का कबूलनामा भी कुछ कुछ उसी तरह से है। क्या कहेंगे अंत में सर इस केस पर? जी देखिए, मेरा कहना तो शुरू से ही रहा है कि पिछले 11 साल में ये सरकार घरेलू मोर्चों पर जितनी नाकाम साबित हुई है, उससे ज्यादा ये विदेश मोर्चे पर हुई है। विदेशों से हमारे जो संबंध आज से 20 साल पहले पूरी दुनिया में होते थे, उनमें लगातार कमी हुई है। हम 28 छोटे भैया देशों से गले में पुरस्कार डाल के भले ही घूम रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में ही हमारे 4 दोस्त नहीं है जो संकट के समय हमारे काम आ सके। तो ऐसे में ये जो घटनाएं हो रही हैं, और खासतौर पर हमारे चाणक्यों की जो नाकामी सामने आ रही है, वो बहुत चिंताजनक है। इससे भारत का जो भविष्य है वो अंधेरे में घिर गया है। और निश्चित तौर पर अगर आने वाले कुछ दिनों में इन परिस्थितियों से निपटने का रास्ता नहीं निकाला गया,
तो पूरा देश निपट जाएगा। सरकार तो एक छोटी चीज है, सरकार तो 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन देश की जो प्रतिष्ठा चौपट हुई है उसको बहाल करने में बरसों लग जाएंगे। ये मेरी सबसे बड़ी चिंता का विषय। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।